ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वैश्विक स्तर पे मेजर इवेंट्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? ये जो आग है जो चल रही है अभी, जो मिडिल ईस्ट, यूएस और इजराइल के बीच में फैली हुई है, ये धीमे धीमे आपका जो एशिया वाला पार्ट है इसको भी डिस्टर्ब करेगी। तो वॉर की सिचुएशन तो देखिए बढ़ेगी। मोदी जी और नेहरू जी के बाद अगर कोई व्यक्ति आएगा, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का जो दायित्व है वो योगी जी पर है। और आई थिंक ये आपको इवेंट 27 जुलाई, मार्च या अप्रैल 2028 आते आते जो आप ये इकोनॉमी देख रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरे चेंज हो चुके होंगे। सब कुछ डिजिटल मोड में होगा। किसी भी वक्त मोदी जी आएंगे 8 बजे और मित्रों कर देंगे। गोल्ड सिल्वर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें मोदी जी का आग्रह मानना चाहिए, गोल्ड ना खरीदें। आज मैं बैठा हूँ 3 साल पहले यूएस इलेक्शन से, 2028 में होंगे। मैं बता देता हूँ यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन है। ऑलरेडी इबोला को लेके WHO ने भी कंसर्न दिखाई है कि हेल्थ इमरजेंसी है। जो इक्लिप्स हो रहे हैं ये भी शतभिषा, जो कि आपका 100 हीलर को रिप्रेजेंट करता है, अश्लेषा, क्रूर नक्षत्र। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर इस बार भारत जो अटैक करेगा वो 71 से बड़ा अटैक होगा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हमने ऐसे विषय पे बात किया है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम इस देश में रह रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि आखिर देश दुनिया में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हम सभी देखने वाले हैं। देखिए, हम सभी ने 25 देखा कैसे कैसे गया है, तो अब 26 के बाद जो समय आने वाला है वो किस तरीके से जाने वाला है। हमने इस खास पॉडकास्ट में बात किया है कि ऐसे कौन कौन से 5 प्रेडिक्शंस हैं, 5 भविष्यवाणियां हैं जो सच हो सकती हैं। ऐसे कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हम सभी को देखने को मिल सकती हैं। ऐसे कौन कौन से संकेत हैं, ग्रह नक्षत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि ये बड़ी घटना हो सकती है, जिसे लेकर हम सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर यदि आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, या फिर आपको परेशानी है कि आगे समय में आप क्या बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, और अगर आपको पता चल जाए तो आप ये सारी परेशानियां अभी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस खास पॉडकास्ट में यही बात की कि ग्रह नक्षत्र जब अपनी चाल बदलते हैं तो क्या बड़ा परिवर्तन, क्या बड़ी घटना एक आम इंसान के जीवन में लेकर आते हैं, जिसे हम सभी फेस करते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं ना कि ऐसे कौन कौन से प्रेडिक्शंस हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तो हमने इस खास पॉडकास्ट में हमें गेस्ट ने बताया है कि आखिर 2027 में कौन बनेगा भारत का पीएम। यदि आप ये जानना चाहते हैं उनका नाम, तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना है जो होने वाली है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट, इस सारी चीज़ देखने के लिए आपको पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना है। और भारत विश्व गुरु कब बनेगा, कितने समय तक बनेगा, और हमने ऐसे ऐसे डेट्स पे बात की हैं जो डेट्स बताते हैं कि ये बड़ा परिवर्तन इस समय, ये घटना इस समय होने वाली है। तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आप जानिए, गुरु भी उच्च के चल रहे हैं तो किन लोगों को बड़ा लाभ होने वाला है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है, जिनका मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, जो कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनका नाम है अंकित अग्निहोत्री, जिन्होंने बताया है अपने प्रेडिक्शन से, अपनी गणनाओं के आधार पर, और उनकी प्रेडिक्शंस लगभग सभी सही हुए हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें। अंकित जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देखिए, मेरा एक नियम है, हम कोई पॉडकास्ट शुरू करते हैं, मैं नीम करोली बाबा के एक दास हूँ, सेवक हूँ, उनके नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीम करोली बाबा उनके जीवन में शुभता लाए और अपने जीवन में वो जो कुछ पाना चाहते हैं उनको प्राप्त हो। आप बस जयकारा लगाइए नीम करोली बाबा की जय इस कमेंट बॉक्स में जाके। वाओ, और नीम करोली के बाबा के नाम से हमारा पॉडकास्ट शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। अंकित जी, आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसे कहीं ना हर एक दर्शक ये जानना चाहता है कि जब समय परिवर्तन होता है, जब ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं, तो वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती हैं। हमने 25 में देखा, अभी 26 चल रहा है। तो अब आने वाला जो समय है, 7-8 साल, 5 साल, 3 साल, जितने भी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वैश्विक स्तर पे
मेजर इवेंट्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये जो समय चल रहा है ये बहुत उथल पुथल भरा समय चल रहा है। हम लगातार 2025 से देख रहे हैं। इनफैक्ट हमने इसका एक जो सिनेरियो देखा था वो कोविड टाइम में देखा था। हाँ। तो आई थिंक जो जीवन का एक पार्ट था वो कोविड से पहले एक युग अलग था, और कोविड के बाद एक अलग युग है जो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, जो एडवांस हो चुका है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, बिल्कुल डेटा साइंस की तरह काम करती है कि ये जो पैटर्न्स रहे तब क्या इवेंट हुआ, और अब जो पैटर्न्स उनको रिपीट कर रहे हैं वो क्या इवेंट्स करेंगे। सबसे पहले आम भाषा में अगर हम समझ लें ग्रह नक्षत्र कैसे प्रभावित करते हैं, तो देखिए जैसे आपको सबसे आसानी से सूर्य जी दिखते हैं, सन। हाँ। अब आपको कैसे प्रभावित करते हैं, यही जो जून के सूर्य है, आप 12 बजे नहीं जा सकते, ये आपके लिए कष्टकारी है, मानेंगे आप। हाँ। लेकिन यही जो सूर्य है, नवंबर के जो सूर्य हो या फरवरी के सूर्य हो, या आप कहेंगे बैठो 12 बजे, धूप आ रही है, विटामिन डी जा रही है, तो देखो उन्होंने अपनी राशि परिवर्तन की, आपके जून में किसी और राशि में है, नवंबर अक्टूबर में किसी और राशि में, तो आप पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। इसी तरीके से बाकी जो प्लानेट हैं वो भी आप पर ठीक इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज हम बैठे हैं 26 में जो सिनेरियो आ रहा है, इसमें एक तो शनि एक पूरा चक्र पूरा करके मीन राशि में जा रहे हैं, पाइसेस में चल रहे हैं, और 30 साल में अपना पूरा एक चक्र परिवर्तित Complete करते हैं, और उसके बाद फिर एक नई शुरुआत होती है। तो आई थिंक ये जो टाइम चल रहा है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, हर देश में, हर काम में। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे ट्रम्प हैं उन्होंने पूरी उथल पुथल मचा रखी है। ट्रम्प को लेके मेरा पूरा डिजिटल प्रूफ है। सबसे पहले हमने प्रेडिक्शन दी थी 2024 में कि ट्रम्प यूएस के राष्ट्रपति बनेंगे, और जिस दिन बनेंगे उस दिन से पूरे देश में उथल पुथल मचा देंगे। लियो एसेंडेंट चार्ट है, D1 एंड D9 में चंद्रमा और सूर्य दोनों राहु केतु एक्सेस से बुरी तरीके से पीड़ित हैं, और चंद्रमा षड बल में भी बहुत वीक है। अब देखिए, चंद्रमा मन की स्थिति को दिखाता है। ट्रम्प सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, अधीरता बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। अब यहाँ से जो सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर देखिए 2026 में 4 टोटल ग्रहण पड़ने, और एक वर्ष में 4 इक्लिप्स जब आते हैं तो कई बार वहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक हम पीछे जाते हैं 1935 में, वहाँ से मैच होते हैं जब इटली ने इथोपिया पर अटैक किया था, और धीमे धीमे वॉर की सिचुएशन चलती रही थी। और यहाँ पर अब जो सिचुएशंस हैं, 1 अगस्त में आने वाले टाइम में 2 ग्रहण होने, 12 अगस्त एंड 28 अगस्त। और 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण है कर्क राशि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आम जनमानस की सोच को दिखाती है। ये पीड़ित हो जाएगी। नक्षत्र अश्लेषा पीड़ित होगा जो कि क्रूर नक्षत्र है। इसी तरीके से आपका जो 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ना है, ये कुंभ राशि और शतभिषा का मतलब 100 चिकित्सक, यानी कि हीलर, 100 हीलर कहा गया है इसे। इस नक्षत्र में क्या होगा, ये पेंडेमिक की तरफ ले जाने की तरफ, आपके जो हीलर है वही प्रभावित होंगे, डॉक्टर या जो मेडिकल जगत है वही प्रभावित होगा। तो यहाँ पर एक पार्ट हम देख चुके हैं, जब आपका फरवरी और 3 मार्च को 2 ग्रहण पड़े तो उसके बाद पूरा आपने देखा ज़बरदस्त तरीके से वॉर रही। तो अब यहाँ पर अभी थोड़ी शांति चल रही है, बट ये बढ़ेगी, और ये देखिए बढ़ती रहेगी, अगस्त के बाद और बढ़ेगी। और ये पूरा जो ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट आपका टिल 2030 और 31 तक डिस्टर्ब रहने वाला है। उसका भी एक और कारण है, एक टर्म यूज होता है पद्म पुराण में, रोहिणी सकट भेदन, शनि का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना। ये एक अपने आप में परिवर्तनकारी नक्षत्र है। पद्म पुराण में प्रॉपर रेफरेंस है कि ये जब जब आता है, युद्ध, महामारी, जनता को दुख की स्थिति, ये सारी आती है। तो ये ऑलमोस्ट उसकी तैयारी चल रही है, आने वाले समय में आने वाला है रोहिणी सकट भेदन। तो आई थिंक हम ये कहें कि अभी युद्ध का ट्रिगर पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पर युद्ध अभी आपका ये चलता रहेगा। इस युद्ध में आपका भी जो एशिया वाला पार्ट है ये डिस्टर्ब होगा, खासकर अगस्त के बाद। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा। भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से बढ़ेगा। तो ये जो आग है जो चल रही है अभी, जो मिडिल ईस्ट, यूएस और इजराइल के बीच में फैली हुई है, ये धीमे धीमे आपका जो एशिया वाला पार्ट है इसको भी डिस्टर्ब करेगी। तो वॉर की सिचुएशंस तो देखिए बढ़ेंगी, और यहाँ पर हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए। और आप अगर सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव देखें जो आप पर हम पर पड़ रहा है, वो है इकोनॉमिकल क्राइसिस। हम 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन से बड़े ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी में हम प्रवेश कर चुके हैं। अगले कुछ महीनों में आपको उस आर्थिक मंदी का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट दिख रहा है, जैसे कि जो गरीब वर्ग है, मेरे यहाँ जो चालक महोदय हैं वो कहते हैं कि साहब सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 4000 का मिल रहा है, तो उनके लिए तो
डिसीजन ट्रंप का, लेकिन इम्पैक्ट किस पे आया? भारत में दिल्ली में बैठे एक सामान्य व्यक्ति पर, कि उसकी जेब भारी हो गई, मतलब हल्की हो गई। तो ये सारे इम्पैक्ट आने तो हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। शनि 1929 में जब जब शनि जुपिटर के राशि में जाएगा वो प्रभावित करेगा। धनु सेजिटेरियस में था। जुपिटर आपके बैंकिंग सिस्टम्स को दिखाते हैं, जुपिटर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाते हैं। शनि का एंटर करना उस ग्रोथ को रिस्ट्रिक्टेड कर देना, उस ग्रोथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना या रियल चेक लाना। तो आई थिंक एक बड़ा बबल अभी फूटेगा इकोनॉमिकल क्राइसिस में, वो है यूएस की इकोनॉमी का डिस्टर्ब होना, कोलैप्स होना। वहाँ पर जो शेयर मार्केट आई थिंक आर्टिफिशियल तरीके से पंप की जा रही है। तो ये बहुत जल्दी आपको निकल के आएगा, जो शनि है जो इस रियलिटी को ऊपर लाएंगे कि ये जो दिख रहा था यूएस इकोनॉमी में ये सब आर्टिफिशियल था, उसका फिर इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड बढ़ेगा। तो स्थितियाँ कठिन है, बट समझदारी के साथ हमें चलना चाहिए। क्या आपको कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी नजर आ रही हैं जो हो सकती हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो सामान्य तरीके से भूकंप और जो सुनामी जैसी जो चीज़ें होती हैं उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पर इस तरीके की मुझे ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं दिखती है। सामान्य देखिए लैंडस्लाइड होना वो स्वाभाविक है, वो होगा ही। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई कच्छ की तरह जो 2002 में भूकंप आया था विनाशकारी गुजरात में, या फिर एक सुनामी आई थी 2005 या 6 में, मुझे ईयर नहीं याद है, बड़ी इंडिया में, तो ऐसा तो भी नहीं है। इस तरीके के क्राइसिस तो नहीं है। सामान्य देखिए भूकंप आते हैं वो आएंगे, सामान्य बारिश से लैंडस्लाइड होती है हिमाचल में वो होगी, उसमें कुछ नया एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो वॉर एंड पैंडमिक को मैं जरूर कहूँगा उन सिचुएशंस को इंडिकेट करता है। वर्ल्ड वॉर 3 को लेके क्या लगता है आपको? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 जो इस टाइम चल रहा है इसको वर्ल्ड वॉर 3 ही कहेंगे जो चल रहा है। और जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र में रहे उन्होंने वॉर कराई है। आप 1914 वाला पैटर्न देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1942 में जो हुआ था उस वाला पैटर्न देख लीजिए, 71 बांग्लादेश वाली वॉर, मतलब किसी न किसी तरीके में 2002 ईरान इराक शायद जो सद्दाम हुसैन एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाला इम्पैक्ट, पार्लियामेंट अटैक, ये सारे आपने इवेंट देखे थे, कच्छ का भूकंप, फिर ये ऑलमोस्ट आने वाला है आपका 2029 के आसपास। तो ये उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार हो रही है। देखिए, वॉर ऐसे नहीं होता कि आज रातों रात हो जाए, ये क्रमिक ढंग से चलता है। जैसे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी थी वो 35-36 से शुरू हो गई थी, और उसका जो ट्रिगर पॉइंट था नागासाकी हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक करना और जापान का पर्ल हार्बर पर अटैक करना, तो वो ट्रिगर पॉइंट आना भी बाकी है। बट ये हम ऑलरेडी वॉर वाली सिचुएशंस में है जहाँ पर कोई ना कोई देश कॉन्फ्लिक्ट में निकल रहे हैं। अंकित जी ऐसा कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन जिस तरीके की आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र ये संकेत दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि लगता है कि बहुत जल्द बनेगा? देखिए, बहुत जल्द बनने के लिए तो हम प्रयास हमारे चल ही रहे। दो चीज़ें हम कह सकते हैं, दो मामलों में भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा, और वो पहला जो मामला है वो है ज्ञान के मामले में। और आने वाला जो टाइम है जिस तरीके से चल रहा है, एक तो भारत का जो सनातन है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा जिस तरीके से मोदी जी के आने के बाद इवेंट हुए, मेरी एक बहुत पुरानी प्रेडिक्शन मैं हर जगह बोलता हूँ कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बहुत लंबे समय तक, मोदी जी और नेहरू जी के बाद अगर कोई व्यक्ति आएगा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का जो दायित्व है वो योगी जी पर है। और आई थिंक ये आपको इवेंट 27 जुलाई के आसपास दिख जाए, जुलाई 2027 में मोदी जी को जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जो भी देश काल परिस्थिति हो, बीच टर्म में अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और यहाँ से वो राष्ट्रपति की तरफ जाएंगे। योगी जी अभी इलेक्शन है यूपी में, उसको करते हुए वापस आपके दिल्ली आएंगे, और यहाँ से जो उनका चलेगा साइकिल, लियो एसेंडेंट की कुंडली है, शुक्र में अभी शुक्र की अंतर्दशा है, और बहुत अच्छा टाइम चलेगा उनका टिल 44 तक। तो आई थिंक ज्ञान के मामले में, सनातन के मामले में, और हम विश्व गुरु तो देखिए थे ही। अब हमने क्या किया कि हमने अतीत के प्रति आग्रह की दृष्टि से नहीं देखा। लॉर्ड मैकाले ने जिस तरीके से हमारे दिमाग को ये बता दिया कि जो इंग्लिश बुक्स हैं वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। बट अगर हम देखें तो जो न्यूटन का ग्रेविटी रूल है वो भास्कराचार्य लीलावती बुक में 13th सेंचुरी में बता रहे हैं। जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है कि एनर्जी को ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, काइनेटिक टू स्टैटिक, स्टैटिक टू काइनेटिक हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका ना चैनन क्ले दंत्यात पे ना शोक्यति। तो इसका मतलब यही है कि आत्मा जो है वो कह रहे ट्रांसफर हो रही है, यही तो एनर्जी है।
वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो आज मैं अंकित हूँ, कल मैं मोहन हूँ, कल मैं सीता हूँ, उसके बाद मैं गीता हूँ। यही तो चल रहा है। आज मैं काइनेटिक हूँ, कल स्टैटिक हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ एनर्जी ग्रुप में मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। तो जो कर्मों का पिटारा है ये हर बार मैं लेकर कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा हूँ। जिस दिन कर्मों का पिटारा जीरो हो गया, वो मैं जो ये सोल है वो आत्मा में, आत्मा है जो परमात्मा में मर्ज हो जाएगी। तो मोक्ष इसी को कहते हैं कि जब जीते जी आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो ये मोक्ष की तरफ आपका पहला कदम होता है। अंकित जी, कई ऐसे पुराणों में लिखा गया है, भविष्य मल्लिका के पुराण में भी ऐसा लिखा गया है कि जो भी मेजर इवेंट्स हम सभी को देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम सभी के कर्मों का ही फल है, जो ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। देखिए, आपने भविष्य मल्लिका को पुराण का, इसको मैं बस थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। भविष्य मल्लिका जो हमारे क्लासिकल पुराण है 18, उनमें कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये 500 से 600 साल पहले किसी के द्वारा लिखी गई है। और देखिए, जहाँ पर केवल प्रेडिक्शन दी गई हो और कोई इसका लॉजिक ना दिया गया हो, तो जो मेरा सामान्य मन है, जो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, तो मेरा मन नहीं मानता। हम एस्ट्रोलॉजी में सारी चीज़ों के रीजन देते हैं, साइंटिफिक वे में देते हैं। जैसे कि मैंने आपको सूर्य वाला ही उदाहरण दिया, तो उनकी गति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं एस्ट्रोलॉजी या मंडेन के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ। जो समय है वो ठीक नहीं है, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, परिवर्तन का समय है। और जो इकोनॉमिकल, जो मैंने एक आपको डिस्कशन बताई थी, एक मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी आने वाले टाइम में, आई थिंक मार्च या अप्रैल 2028 आते आते जो आप ये इकोनॉमी देख रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरे चेंज हो चुके होंगे। सब कुछ डिजिटल मोड में होगा। जो फिजिकल हम कैश ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब आपको बंद होते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट जो बैंक हैं, जो चीज़ें हैं, ये ऑलमोस्ट आपके पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में होंगे। और भारत के लिए मैंने इकोनॉमी या करेंसी के लिए मैंने बात की थी अगस्त 2025 में कि भारत डिजिटल मोड की तरफ जा रहा है। वो रील शायद 50 मिलियन से ऊपर गई थी। भारत में मंगल की महादशा, मंगल आद्रा में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में, राहु की अंतरदशा, मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं, वेल्थ हाउस में बैठे हैं। अब यहाँ पर डिजिटलीकरण का मोड चल रहा है। किसी भी वक्त मोदी जी आएंगे 8 बजे और मित्रों कर देंगे। यही लाइन मैंने बोली थी, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। तो जिनके पास है कैश वैश, अपना निकाल के बैंक में जमा करना शुरू करें, सबसे सेफ मोड है। आने वाला टाइम देखिए, प्लास्टिक करेंसी हम सुन ही रहे हैं, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट होगा कि मोदी जी कभी मना नहीं करते। बस इतना ही कहेंगे 31 अक्टूबर तक अपने पुराने 500 के नोट जमा कर दीजिए और हमसे नए ले लीजिए। तो ये कहने में तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन जिसके पास करोड़ों पड़े हैं वो कहाँ से लेने जाएगा। तो एक तरीके से अच्छी बात है देश के लिए कि जो पैसा ब्लैक मनी वापस से सर्कुलेशन में आ जाएगा, और इस समय देश को ज़रूरत है। आप नोटबंदी को ही देख लीजिए कैसे। हाँ बिल्कुल, ये होगा। तो ये नोटबंदी 2.0 होगा। ठीक, और पिछली और 2000 की कर चुके हैं नोटबंदी वो, लेकिन अब वो वैसा नहीं करेंगे, उतना ड्रास्टिक नहीं करेंगे। वो इस तरीके से करेंगे कि आपके पास 2 महीने 3 महीने का समय है, और आप आके इसको बैंक में बदल लीजिए। आपके पास जितना कैश है, बस अपना पेन लेते आइए, आधार लेते आइए, बस इतनी सिंपल सी चीज़ होगी। कहने में सिंपल है, लेकिन बहुत कठिन होगा ये। गोल्ड सिल्वर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें मोदी जी का आग्रह मानना चाहिए, गोल्ड ना खरीदें। ठीक है। दूसरा, जिनके पास गोल्ड है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा गोल्ड का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैंने प्रेडिक्शन की थी ये 2 लाख टच करेगा, और ये जनवरी फरवरी तक 2 लाख के आसपास गया था। चांदी 420 का हाई छूकर वापस आई है। अभी थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। आई थिंक ये जो आपका ईयर एंड तक जो मुझे करेक्शन दिखता है, ये वापस से गोल्ड 192 के आसपास शॉर्ट टर्म में। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप गोल्ड को ले जाना चाहते हो 4 to 5 लाख 28-29 में कहीं नहीं गया। इसी तरीके से आप सिल्वर को देख सकते हैं, वापस से अपने जो 3 लाख का लेवल मेंटेन करेगी इसी ईयर एंड तक। लॉन्ग टर्म में 8 to 10, 28-29 में। थर्ड जो मेटल है कॉपर। कॉपर आने वाले टाइम का क्रूड है। सारी जो व्हीकल्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, सब जगह कॉपर का ज़बरदस्त यूज़ होना है। तो कॉपर आने वाले टाइम में आपकी जो क्रूड है, जो ऑयल है, उसको रिप्लेस करेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा कॉपर का। तो आने वाले टाइम के लिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे MCX में करें, चाहे न्यूयॉर्क में एक एक्सचेंज है वहाँ पर करें, चाहे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में करें, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा कर सकते हैं। एक अच्छा फ्यूचर है इसका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कि गुरु अतिचारी हो चुके हैं, तो इस दौरान किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा परिवर्तन हम सभी को देखने को मिलेगा? देखिए, गुरु का जो बेसिक नेचर है ज्ञान, नॉलेज, अपडेट करना अपने आप को। ठीक है। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हम अपना नववर्ष कुंडली बनाते हैं, उसके जो राजा हैं वो भी गुरु ही थे। और अभी गुरु अतिचारी का मतलब क्या होता है? कोई ग्रह जब असामान्य चाल से चलता है
और नॉर्मल गुरु 30 डिग्री क्रॉस करते हैं 11 से 12 महीने में, बट 25, 26, 27, 28 लगातार ये जो अगले साल हैं कुछ यहाँ पर अपने ये 3 राशियों को क्रॉस करेंगे। तो अभी मिथुन में थे, अब कर्क यानी अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबल है। काल पुरुष कुंडली की ये चौथी राशि है, यानी कि मंडेन में फिर से व्यक्ति की जो मानसिक दशा है उसको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, ज्ञान की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो लोग भी जॉब सेक्टर में हैं उनको अपने आप को अपडेट करने का समय है एआई के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी, गुरु ज्ञान के कारक। और इस समय ज्ञान है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे यूज़र और चाहे आप किसी भी वे में उसको अपने काम में लाएं, आपको लाना ही पड़ेगा। ये जैसे 91 में कंप्यूटर आया था जब राजीव गांधी लेके आए थे, भारत में शुक्र में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। राहु आपका सारी डिजिटल चीज़ों को दिखाता है, तो सबको करना पड़ा, सीखना पड़ा, चाहे कोई भी हो। तो जॉब सेक्टर्स में थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत करेंगे। यहाँ पर अब जो ज्ञान के मामले में मजबूत लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म सनातन के मामले में शनि ऑलरेडी पाइसेस में चल ही रहे हैं, गुरु अब कर्क में चले गए हैं। तो जितने देखिए अच्छे लोग हैं मुझे लगता है ज्ञान के मामले में वो हाईलाइट होने चाहिए, जितने नकली लोग हैं सैटर्न उनको सेग्रीगेट करना शुरू कर देगा और वो डाउन जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो अध्यात्म का एक अच्छा समय है, ज्ञान का एक अच्छा समय है। जो लोग कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं सनातन के लिए एक अच्छा समय है, और बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंस या गोल्ड को भी इम्प्रूव करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी का कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो सालों से छुपी हुई थी, उनका असली चेहरा सामने आ सकता है, ऐसा कुछ? मैं 5 प्रेडिक्शन आपको देता हूँ, फिर उसका कारण बता देता हूँ। एक गुरु अतिचारी होने के बाद किसी बड़े बॉलीवुड एक्टर की डेथ होगी, ठीक है। किसी बड़े पॉलिटिशियन का विमान दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से आत्मघाती हमला होने के योग हैं। तीसरा, आपके जो कुछ बैंक हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं या कुछ उनका घोटाला सामने आ सकता है। चौथा, कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, हिमाचल या उत्तराखंड में कोई बड़ा लैंडस्लाइड होगा। पांचवा, कोई बड़ी आग की घटना या कोई जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ गैदरिंग हो वहाँ पर कोई मिसफॉर्चुनेट हो जाना या जंगलों में आग लग जाना, लाइक कैलिफोर्निया और उत्तराखंड के। ये 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं और इनके पीछे कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये किसी नाम पर बेस्ड नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बेस्ड नहीं है। हर साल कोई ना कोई बॉलीवुड एक्टर मरेगा। मैंने मजाक में ही कहा था, ऐसे आपसे किसी ने पूछा था तो मैंने कह दिया था आप जैसे, और मैंने धर्मेंद्र जी की डेथ के 6 महीने पहले कह दिया था। सपोज धर्मेंद्र जी हैं 89 के हैं, उनकी डेथ हो जाएगी तो कोई बोल देगा मैंने बोला था बॉलीवुड एक्टर। एस्ट्रोलॉजी वो होती है जो पिन पॉइंटेड हो। तो ये वेग प्रेडिक्शंस है, और अगर कोई ऐसे कर रहा है तो आई थिंक वो अंदाज़ा लगा रहा है। जिसके पास एक्चुअल ज्ञान है वो सीधे सीधे नाम बताएगा कि यहाँ पर आडवाणी जी की मुझे मृत्यु का योग दिख रहा है। इस वर्ष अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और मे बी वो लॉन्जिविटी इम्पैक्ट से जूझें। आपके यहाँ पर ये जो आयोजन होने जा रहा है, आपका महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कोई आयोजन होगा, वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग में हजारों लोग मरेंगे, ये प्रेडिक्शन होती है। इसको अवॉइड करना है। तब तो गवर्नमेंट, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा देश है, इसका कोई बेस नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे मैं पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन करता हूँ। मैंने बोला डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये बोला था मैंने मई 2024 में, जब उनके जो नॉमिनेशन था उस तक पर दिक्कत आ रही थी, किसी सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे। तो लोग बोल रहे थे आप ये बोल रहे हो ये तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि अयोग्य हो जाए। मैंने कहा नहीं, ये बनेंगे, वो बने। क्या आपने दावे के साथ अभी आज मैं बैठा हूँ 3 साल पहले यूएस इलेक्शन से, 2028 में होंगे। मैं बता देता हूँ यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन है। यूएस का अगला प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक से एक फीमेल है, उनका निक नेम वहाँ पर एओसी है, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज। ये प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो इसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, तो 3 साल बाद इसको आप चला दीजिएगा। डेमोक्रेटिक से होंगी, फीमेल होंगी, तो ये क्लिप भी वायरल होगी। मैं ऐसे ही प्रेडिक्शन करता हूँ। तो आप जो पूछ रही है कि कोई बड़ा नेता मरेगा, इस तरीके की प्रेडिक्शन मैं बोल दूं कि आडवाणी जी की मृत्यु को मुझे संकट लगता है, तो अगर वो मर जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एज फैक्टर है, ठीक है। तो ये वेग प्रेडिक्शन से मैं बस यही मैसेज देना चाह रहा था, इन 5 वेग प्रेडिक्शन से इनमें से अगर कोई भी सही हो जाती है तो आप बोलेंगे मैंने कहा था, बट मैंने कोई भी चीज़ पिन पॉइंटेड नहीं बताई थी। हम जो पिन पॉइंटेड बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं पेंडेमिक का आना, और ये पेंडेमिक आपकी ऑलरेडी इबोला को लेके WHO ने भी कंसर्न दिखाई है कि हेल्थ इमरजेंसी है। जो इक्लिप्स हो रहे हैं ये भी शतभिषा, जो कि आपका 100 हीलर को रिप्रेजेंट करता है।
अश्लेषा, क्रूर नक्षत्र, ये जनता या बड़े जो जनवर्ग है उसको प्रभावित करते हुए दिखते हैं किसी बीमारी से। तो अगस्त के बाद एक पैंडेमिक के थोड़ा सा हमें यहाँ पर रुझान दिखेगा जो आएगी। अगस्त के बाद वॉर की सिचुएशन फिर एक्टिवेट होगी। पर्टिकुलर कंट्री बोल रहा हूँ, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होगा, भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होगा, ईरान ऑलमोस्ट आपका न्यू ईरान वाले ईरान में जाएगा, 1979 का जो ईरान था उससे बिल्कुल अलग। और ईरान के लिए प्रेडिक्शन कर देता हूँ, ईरान अपनी आने जो न्यू ईरान होगा ये आने वाले टाइम में साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में बेस्ट होगा जो 1979 से पहले था। मैं ये प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि मिडिल ईस्ट की बाउंड्रीज चेंज होंगी, सऊदी अरब का बहुत बड़ा पार्ट आपका इजराइल में मर्ज होगा, ये सारे इवेंट आप देखेंगे, ये प्रेडिक्शन है। मिडिल ईस्ट, दुबई जैसी जो चीज़ें हैं जिस टाइम बहुत ग्रो की थी अपने डाउनफॉल की तरफ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इन्वेस्टमेंट निकालेंगे लोग दुबई में, प्रॉपर्टी के रेट नीचे जाएंगे और दुबई का जो सिस्टम है फाइनेंशियल, जो कि बाहर के लोगों पर डिपेंड है, वो एक तरीके से पूरा चरमराता हुआ आपको 2 साल में दिखेगा। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर? भारत पाकिस्तान के लिए पिन पॉइंटेड ऑपरेशन 2 की शुरुआत पाकिस्तान करेगा, खत्म भारत करेगा। इस बार भारत जो अटैक करेगा वो 71 से बड़ा अटैक होगा, बलूचिस्तान जैसा जो पार्ट है वो उससे निकल जाएगा। और आई थिंक यहाँ पर जो उसका भौगोलिक मानचित्र है पाकिस्तान का वो बिगड़ जाएगा। अगर आप देखें तो नॉर्मल किसी का मैंने देखा था जो मैप भी है वो कुत्ते की तरह है, अगर कोई बैठा हुआ डॉग है उस तरह दिखता है वो मैप पाकिस्तान का, तो आधा हो जाएगा वो, आप देखेंगे। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो ये संकेत बताते हैं कि ये चीज़ हो सकते हैं। लेकिन देखिए फिर भी मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगी, हमारा आपको डराने का कोई भय नहीं है। ये हम सिर्फ कुछ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अब हम सब चाहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, अब सतयुग की तरफ हम सब शिफ्ट होंगे। तो हमने विश्व गुरु की तो बात की, पर फिर भी आपके हिसाब से क्या बड़ा परिवर्तन इस दुनिया में हर एक इंसान में देखने को मिलेगा? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय और हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखना, किसी भी समय परिवर्तन जो करता है उसमें सबसे पहले उस देश का, उस विश्व का युवा आगे आता है। जब तक यूथ आगे नहीं आएगा तब तक हम सनातन या किसी भी अच्छी तरफ नहीं जा पाएंगे। आई थिंक मुझे अब लगने लगा है और मैं फील करता हूँ जो यूथ है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहा है। आप चले जाओ सीपी में पुराने हनुमान मंदिर में, क्या भजन कीर्तन होता है मंगलवार वाले दिन, सारा यूथ होता है। आप जाइए प्रेमानंद महाराज के पास, सारा यूथ बैठे, विराट कोहली से लेके जितने लोग हैं। तो यूथ के अंदर अब परिवर्तन आना शुरू हो गया, वो अपनी जड़ों को पहचानना शुरू कर दिया है। तो देखिए यूथ है, यही आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट करेगा, किसी के साथ बच्चे होंगे तो यही संस्कार वो उनको कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो ये जो अब क्रम चल पड़ा है ये सनातन को पूरा एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएगा। और यही सतयुग है जब हम अपने धर्म का ज्ञान हो, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, और बिना युवा के ना कोई देश तरक्की कर सकता। और आप जैसे युवा अब मेरे साथ बैठ के अगर स्पिरिचुअल पाथ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो यही एक परिवर्तन है। आप देखिए प्रेमानंद, और यूथ को क्या चाहिए, यूथ को ये नहीं चाहिए कि बहुत लंबा टीका लगाओ, 20 मालाएं पहनी हो, 10 अंगूठियां पहनी हुई, तो बिल्कुल वैसे हो जाएगा कि मैं अगर MBBS डॉक्टर हूं तो मुझे शो करना है कि मैं डॉक्टर हूं, तो मैं एक डिप अपने यहाँ पर लगा लूं, 2 थर्मामीटर मुंह में लगा लूं, 1 इंजेक्शन यहाँ टांग लूं, 1 आला, ये क्या बाहरी आवरण है। यूथ क्या चाहता है, सिंपल और साधारण। प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, अपना काम करो, अगर आपका जो कर्म आ गया पहले वो करो। अगर सपोज आप मैरिड हैं और आपका पति बाहर जा रहा है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा की जगह पहले उसको खाना बना के दो जो काम करने गया है। लड्डू गोपाल अभी है, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये कनेक्टिव है। वो कहते हैं कि अब तुम मेरे पास मत आओ, अगर तुम्हें दिक्कत है तो प्रभु की शरण में जाओ, ठीक तो वही करेंगे, मैं तो रास्ता बता सकता हूँ। सिंपल, जितना आप सिंपल करेंगे, आप किसी को बोलो कि आप ये पूजा करो बैठ के 2 घंटे, हो सकता है आज का यूथ नहीं करेगा क्योंकि उसने देखी नहीं है और उसके अंदर वो ब्रिंगिंग नहीं हो पाई है। तो वो क्या करेगा, उसको आप बोलो कि आप अच्छे काम करो। कोई भी ईश्वर कभी भी पूजा से ना खुश होता है और ना दुखी होता है। आप उसकी अगर पूजा नहीं कर रहे तो आप ये कॉन्सेप्ट हटा दीजिए कि वो आपसे नाराज़ है। वो कर्म के बंधनों के अधीन है, जब तक आपके कर्म अच्छे हैं वो आपको पे करते रहेंगे। और ईश्वर किसी के कर्म का 1 रुपया नहीं रखता बकाया, अच्छे और बुरे पूरे पे करता है। कर्म बंधन सबसे पहले, उसके बाद जो प्रार्थनाएं आती हैं वो प्रार्थनाएं केवल इसलिए होती है पूजा कि जो प्रारब्ध हमें मिल गया है उसको झेलने की ताकत, मेडिसिन की तरह, उसमें तो कोई पूजा आपके किसी भी कर्म बंधन को नहीं काट सकती। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रेमानंद जी ने, मुझे याद है उनके पास एक 8 साल का कैंसर का बच्चा गया था,
तो उन्होंने पूछा गया था ये शरीर तो नया है लेकिन ये आत्मा बहुत पुरानी है, तो ये पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से 8 वर्ष के बच्चे को कैंसर होता है, 2 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी होती है। यहाँ पर वो लॉजिक काम करता है कि इस बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर फिर भगवत गीता और फिर आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की जो सोल ट्रांसफ़र हुई है वो काफ़ी कुछ कैरी फॉरवर्ड लाई है, और इस बॉडी में कैरी फॉरवर्ड लाई है, और इस बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है उस कर्म फल को भोगने का। इस बॉडी का कोई फिजिकल अस्तित्व तो नहीं है, जब तक सोल है तभी तक आप और मैं हूँ। जिस दिन ये सोल निकल गई, मुक्त, ना कोई बंधन, ना कोई आसक्ति, ना कोई मोह, ना कोई छल, ना कोई कपट, जितना है जब तक हम मानव शरीर में हैं। आपने ये बहुत ही सही बात बताई। एक सवाल और है मेरे मन में कि क्या कोई ऐसी आपको ग्रह नक्षत्र कोई ऐसे संकेत दे रहे हैं जब जन आंदोलन या कोई क्रांति हो सकती है, कोई प्रोटेस्ट? यहाँ पर देखिए, प्रोटेस्ट और जन आंदोलन यानी कि युवा का आक्रोशित होना या सड़कों पर उतरना, ये तो मुझे दिखता है और ये आने वाले टाइम में होगा। हाँ, यूथ थोड़ा सा, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, थोड़ा सा आंदोलित तो है, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ये मजबूती है कि ये मजबूत रहने वाला। स्टक वर्ग में भारत के 44 बिंदु है और लग्न बहुत मजबूत है, इसीलिए भारत आज भी स्थिरता के साथ खड़ा है, उसका कोई विभाजन नहीं हुआ। पाकिस्तान आपका मूवेबल साइन का नक्षत्र है, और वहाँ पर आपका जो देखो एक पार्टीशन 71 में हो चुका था। 4th हाउस में उन्होंने बहुत सारे मेलेफिक प्लानेट आए हैं उनके, तो वो पार्टीशन कर रहे हैं। एक पार्टीशन आपको ये दिखेगा, आंदोलन होगा, नाराजगी होगी। मोदी सरकार के लिए कठिन समय है, संकट का समय है, और इसी संकट का ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा कि बीजेपी में या 27 में भारत में बीजेपी गवर्नमेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रही, बट नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। मोदी जी को ग्रेसफुल रिटायरमेंट दिया जाएगा। जुलाई 2027 में आपके प्रेसिडेंट इलेक्शंस भी हैं। मोदी जी अपने आप को एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी वाले उसमें जोन में ले जाएंगे। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जुलाई तक दिल्ली आ जाएंगे। ये पिन पॉइंटेड है, इस पर मैंने कोई भी इफ बट नहीं किया है। कट टू कट, या तो होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसमें मेरी जिम्मेदारी है और मुझे देखना पड़ेगा। बट मुझे माँ सरस्वती पर, अपने गुरु पर और नीम करोली बाबा पर पूरा विश्वास है कि जो बोला है वो हुआ है। एक आपको रेफरेंस देता हूँ, बहुत स्टडी करके बोला था, नीतीश कुमार एंड ममता बनर्जी अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बोला था जनवरी 2025 में, ये रिपीट नहीं करेंगे, भारतीय राजनीति के आभा मंडल से ओझल हो जाएंगे। इसका रिफ्लेक्शन आता है 14 नवंबर को नीतीश कुमार वापस आ जाते हैं। फिर मैं आया 14 नवंबर को, मैंने फिर आके ठोक कर यही बोला, कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई मैंने ये इफ बट का कारण नहीं दिया कि इसलिए गलत हो गई। मैंने बोला, अगर मैंने बोला है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है तो वो खत्म होगा, और अगले 3 महीनों में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने घसीट सकते हैं, क्योंकि जब प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है तो फ्री विल से आप किसी चीज़ को थोड़ा बहुत ही ऊपर ले जा सकते हो। तो आपने देखा 3 मार्च को एक सर्कमटेंसेस बने, रातों रात नीतीश कुमार का राजनीतिक आवासन हो गया। इसी तरीके से ममता बनर्जी, मैंने ये उनके इलेक्शन से 2 साल पहले बोल दिया था, ममता बनर्जी राजनीतिक आभा मंडल से ओझल होंगी, बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, बंगाल में भगवा लहराएगा, केसरिया लहराएगा, ये वर्ड थे मेरे। और वहाँ पर भव्य राम यात्रा निकलेगी, और जिस राम को कहने के लिए वहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, पिटाई की करती है पुलिस और जनता, वहाँ पर जय श्री राम के उद्घोष से पूरा बंगाल इस बार रामनवमी को गूंज उठेगा। आप देखिएगा इस बार रामनवमी को पूरे बंगाल, पूरे कलकत्ता की सड़कों पर केसरिया रंग होगा, और श्री राम की जो गूंज होगी वो पूरे भारत और विश्व में गूंजेगी। ये प्रेडिक्शन थी मेरी कुछ पुरानी, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, जो भी डेटा मैंने दिया है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है कि पॉडकास्ट के एंड होने से पहले मैं आपसे पूछूं, थोड़े से जेनजी ऑडियंस के लिए हो सकता है, बट हम देश विदेश की बातें कर रहे हैं और हम संस्कृति की बातें कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा चाहूँगी कि शादी को लेकर के आज जेनजी लोग बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी भर गई है, जैसा हम अभी चीज़ें देख रहे हैं सामने। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कह रहे हैं कि लोग शादी नहीं करना चाहेंगे? देखिए, शादी जो चीज़ है, ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ यूथ में है, बट अभी जो ऑलमोस्ट है, मैं जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ वो शादी में इंटरेस्टेड है। बट शादी में क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम पुराने रीति रिवाजों को भूल रहे हैं, और देखिए फ्री विल यहाँ पर काम करती है। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ हमें हमेशा भूलनी चाहिए, देश काल परिस्थिति। तो अगर आप 91 से पहले की मैरिज देखें तो उसमें जो तलाक या सेपरेशन की रेशियो बहुत कम हो गई, क्योंकि आपका जो सोशल सर्कमटेंसेस था वो अलाउ नहीं करता था। अब देश काल परिस्थिति बदल चुकी है,
एक ट्विशा शर्मा वाला केस हुआ अभी पीछे, बड़ा दुखद है। जी। तो एक तो मुझे लगता है कि मैच मेकिंग ढंग से नहीं होती। सबसे बड़ा, अगर हम मैरिज में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए आपका चार्ट उस मैरिज के लिए है भी कि नहीं है, कहीं आप डिनाइल मोड में तो नहीं है। मेरे हिसाब से अगर एस्ट्रोलॉजी तो ये देखनी चाहिए। दूसरा देखिए, देश काल परिस्थिति ये प्रभावित कर रही है कि अब जो हमारी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो सशक्त हो चुकी हैं। वो किसी प्रकार के उत्पीड़न दबाव को नहीं बर्दाश्त करेंगी। पहले के ज़माने में तो क्या माता पिता भी इसी उद्देश्य के साथ बोलते थे कि अब अर्थी में ही वापस आना, ये तुम्हारा घर वही है, ये अब आज से तुम्हारा पराया घर हो गया है। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, एजुकेशन कम होती थी, जॉब नहीं कर सकती थी सामान्यतः। अब हमारी जो वसूल होते थे। हाँ, वसूल होते थे। अब यहाँ पर हमारी महिलाएं, स्त्रियां बहुत सशक्त हो चुकी हैं। तो देखिए, मामला बराबरी का है। तो देखिए, यहाँ पर इस बराबरी के मामले में थोड़ा सा क्लैशेस तो आ रहा है। तो उस क्लैशेस पे मुझे लगता है कि पर्टिकुलर देखिए, जिनके जीवन में अगर वो कर्म लिखा है विवाह का, तो वो होगा किसी न किसी वे में। और जो डिनाइल मोड में, वो नहीं है। हाँ, जो डिनाइल मोड में जाएंगे, मैं बहुत सारे फीमेल से मिलता हूँ, तो उनका स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने का एक रुझान है। तो मुझे लगता है वो भी अच्छा है। अंतोगत्वा मुक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो जीवन में विधाता ने जो लिखा होगा वो होगा। और आखिरी में एस्ट्रोलॉजी की एक लाइन जो हर एस्ट्रोलॉजर को याद रखनी चाहिए, और उसको ये नहीं बोलना चाहिए ठोक बजा के कि मैंने बोल दिया ऐसा ही होगा, कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस सब विधिहात। हम क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम सब की डोर तो उसके हाथ में है जिसने सुदर्शनधारी चक्र अपने हाथ में ले रखा है, और जिसने एक आदेश दिया था जब अर्जुन अपना देह त्याग करने जा रहे थे, जयद्रथ की प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी, सूर्य को दोबारा उदय हो। नक्षत्रों की जो दिशा घुमा सकता है, जो सूर्य को कई बार उगा सकता है, डुबो सकता है, जो साक्षात नारायण है, माधव है, उनकी कृपा आ जाए तो ना कोई एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और सारे ग्रह नक्षत्र आपके साथ होंगे। तो अल्टीमेट क्या करना चाहिए? हमें नारायण की शरण में जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर की शरण में नहीं। एस्ट्रोलॉजर ओनली पोस्टमैन। मैं एक पोस्टमैन हूँ, आपके डेस्टिनी के नाम की चिट्ठी को पढ़ के बता सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि एक वर्ड भी मैं इसमें इधर से उधर कर दूँ। करता हूँ तो मैं ऋणानुबंधन में आपके साथ बंधूंगा, अगर मैंने अपने लालच में, लोभ में कुछ आपको गलत बताया। और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देना नारायण के हाथों में। और अल्टीमेट जो राव सर कहते हैं, के एन राव सर की अल्टीमेट रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो व्यक्ति करता है, उसे जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 के 9 ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। मैं आपके सब दर्शकों को बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि इन एस्ट्रोलॉजर से आपको मुक्ति मिले, आप अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करना शुरू कीजिए। और एक काम कीजिए, गायों की सेवा, किसी न किसी वे में अपने जीवन में गायों की सेवा से जुड़िए। और अच्छे काम, आपके अगर सामर्थ्यवान हो, आपके आसपास कोई गरीब बच्चा हो, उसकी शिक्षा में, एजुकेशन में हेल्प कीजिए। ये काम आप कीजिए। आप देखिए, आपके जीवन में चाहे जितना खराब प्रारब्ध हो, मैं गारंटी लेता हूँ वो प्रारब्ध बदलेगा, 100% बदलेगा, बिना किसी नगनगीने के, बिना किसी पूजा के, बिना किसी महंगे उपाय के। आप करो तो कर्ता कारक कर्म सब आप ही हो, एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस इसे ज़रूर करेगी। अब आखिरी में मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हमने जितना भी इस पॉडकास्ट में डिस्कशन किया, आप मुझे कट टू कट 5 प्रेडिक्शंस बता दीजिए। देखिए, कट टू कट एज पर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, रोहिणी से कट भेदन आना, तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। अगस्त के बाद, 2026 के बाद सिचुएशंस और बढ़ेंगी, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी प्रेडिक्शन, हम एक इकोनॉमिकल क्राइसिस में एंटर कर चुके हैं। अपनी सेविंग्स बचा के रखिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के एकदम हेड डाउन करके काम कीजिए। जॉब अगर गई तो इस टाइम मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिसेशन है, जो आपके जॉब जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो बचाइए आप। थर्ड, यहाँ पर अपना जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर के लिए मैं कर देता हूँ, जिनके पास है उसको प्रोटेक्ट रखें, पैनिक होकर उसको बेचे मत, ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। फोर्थ, जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और केवल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहली तो उनको सलाह है कि रुके, क्योंकि रियल इस्टेट में काफ़ी डाउन आने वाला है। अगले 3-4 महीने में 10% करेक्शन, और 27 एंड तक 15 से 20% करेक्शन आएगा। तो ये आप थोड़ा सा रुके, रियल इस्टेट का बबल भी थोड़ा सा भी फूटेगा।
और मैं एक बड़ी प्रेडिक्शन ये कर सकता हूँ, वो जो मैंने की है, कि 27 में आप योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। और यहाँ से जो शुरू होगा मथुरा और काशी का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा और ध्वज पताका लहराते हुए पूरा भारतवर्ष देखेगा। श्री राम के उद्घोष से आने वाले समय में पूरा भारतवर्ष गूंजेगा। और ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, इनको तो मानना ही पड़ेगा। तो ये हमारे 5 बिगेस्ट प्रेडिक्शंस हैं जो हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए तो ये कितना अच्छा है कि अगर जो होने वाला है हमें पहले ही पता चल जाए तो हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें हम लागू कर सकते हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप अंकित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। मैं भी आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। और सबके लिए 15 जून को नीम करौली बाबा का बहुत बड़ा भंडारा होता है कैची धाम में, मैं वहाँ मिलूंगा। जो मिलना चाहे मिल सकता है। और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उन पर नीम करौली बाबा की ऐसी कृपा बरसे कि जीवन में वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो वो पाएं। अगर आप जा पाएँ नीम करौली आश्रम तो जाएं, और ना जा पाएँ तो यहीं पर ही आप लिख दीजिए नीम करौली बाबा की जय। आप पर कृपा आनी शुरू हो गई। और शायद ये नीम करौली बाबा का ही मैसेज है आपके लिए। बस अब तैयार हो जाओ, समय बदलने वाला है। जय नीम करौली बाबा और जय श्री राम। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम।